Good morning, students. So today we are going to discuss a very important topic of class 11th chemistry as exam point of view as well as competition point of view. So today's topic is बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो आज बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बेसिकली क्या है बोहर्स का जो मॉडल है, ये जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ? तो पहली चीज, रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई कोई भी एटम कैसे स्टेबल हो सकता है. और दूसरी बात क्या थी कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अब ये समझेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है. बट स्टेबिलिटी ऑफ एटम मीन्स क्या था, ये देखिए, कोई भी सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है, तो इट विल लूज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली. तो स्पेक्ट्रम जो इसका होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था. बट जब इसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया तो दैट वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम वर ऑब्जर्व. ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई. और दूसरी बात, जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन मतलब नहीं कर पाया. बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. एक लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है. जैसा आप मतलब वो जानते हैं ना कि एक प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट को, सनलाइट को मतलब पास करें थ्रू ए प्रिज्म, सो इट एब्जॉर्ब वेवलेंथ रेंज ऑफ ब्लैक कलर एंड अदर स्प्लिट्स इनटू सीरीज ऑफ 7 कलर्स बैंड नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम. और जो ब्लैक कलर की बैंड है विच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो क्या होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी इसी तरीके से होता है. ठीक है, मीन्स अगर मैं कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ए एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ए एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन गैस को अगर आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में रखें, ठीक है, बहुत लो मतलब ये मतलब प्रेशर पे, तो एक ब्लूइश लाइट क्या होगी? इमिट होगी. दिस लाइट शोज डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन शो हुई मतलब प्रिज्म से. फिर वो उन लाइंस को 6 सीरीज में डिवाइड किया अलग अलग, ये साइंटिस्ट ने, लाइमन, बामर, पास्चन, उस पर आएंगे बाद में. अभी फिलहाल आप इसकी बैकग्राउंड को यूँ समझें कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल तब आया जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? सिंपल सी रीजन है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो आप प्रिज्म से जो लाइट मतलब की आपने पास, तो वो जो लाइंस आपको मिलती हैं, बैंड आपको मिलते हैं, तो वो दिस इज द डिफरेंट टास्क. ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया. बेसिकली इट इज गिवन फॉर हाइड्रोजन एटम. ठीक है, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम. तो हाइड्रोजन लाइक एटम कौन हो सकते हैं? देखिए, या तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए था, 1 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज था, या फिर ये मॉडल था He+ बोल दूं तो ये भी हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. या फिर मैं लिथियम बोल दूं +2, या फिर मैं बेरिलियम बोल दूं +3. तो इस तरीके की 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये एटम दिया गया था बेसिकली. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके पोस्टल्यूट. आज का लेक्चर फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर इन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन कॉम्पिटिशन. अब दूसरी बात, इसके इंपॉर्टेंट पोस्टल्यूट्स हैं कि बोहर ने बेसिकली क्या एजम्पशंस रखे, क्या पोस्टल्यूट्स दिए. तो पहला पोस्टल्यूट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एनर्जी. ये तो सिंपल सी बात है, ये तो उसने ये रदरफोर्ड ने भी कहा था. बट बोहर ने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है इसके बाहर से जो ऑर्बिट, दिस इज सेल या ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट. ऐसा नहीं कि सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे. इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स ऑर्बिट. ऐसा नहीं कि सभी में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? फिक्स्ड ऑर्बिट में होंगे. ऐसा नहीं कि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, ऐसा नहीं. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी. फिक्स्ड ऑर्बिट में होगा और उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी. फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा. दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2π. अब यहां पर एक नया टर्म आ गया, एंगुलर मोमेंटम. इसको बोल देते हैं हम लोग L. ये वेक्टर, ये मतलब क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रिवल्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
द फैक्टर h/2π। अब ये क्या है, अब ये आगे मतलब समझते हैं। देखिए अब बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहला पॉइंट फिर से कर दूं क्लियर कि इलेक्ट्रॉन सभी जगह प्रेजेंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट, कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, उनकी एनर्जी डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरी पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। अब ये समझ लेते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम है L वेक्टर ऐसे, ये आपने फिजिक्स में भी मतलब पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो समझ लेते हैं कि सपोज देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको मैं आपको बता दूं, L इज इक्वल टू, चलो यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम होता है, लिखिए L इज इक्वल टू R इंटू पी, ठीक है, R इंटू पी। R होता है रेडियस, P होता है मोमेंटम, ठीक है। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ना, ये आपका ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, फिर यहाँ पहुँच गया, तो ऐसे इसका वेक्टर ये निकाल सकते हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है R इंटू पी वेक्टर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने सीखा होगा ना, मतलब फिजिक्स में। तो देखिए L इज इक्वल टू R क्रॉस, देखो मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिख सकता हूँ, mv लिख सकता हूँ ना मोमेंटम की जगह। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है L इज इक्वल टू R क्रॉस mv है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, RmV साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, RmV साइन थीटा। आई थिंक ये आपको दिखा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, देखिए, तो P को हम जानते हैं मास मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज R। तो L इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RmV साइन थीटा। अभी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होगा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहली सेल में घूम रहा है, तो मैं इसको ओवरऑल ऐसे लिख दूं। अब तो क्या लिख दूं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये बेसिकली कंडीशन थी कि केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा, जैसे पहले ऑर्बिट में है तो 1h/2π, फिर क्या होगा सेकंड में 2h/2π, फिर क्या होगा 3h/3π, चौथे में होगा तो 4h/4π। तो ओवरऑल क्या होगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करेगा जिनमें h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, ऐसा नहीं कि 2.5h/2π या 7.2/h/2π, फिक्स्ड हो। n इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा देखिए, तो ये तो इसका सेकंड था पोस्टल्यूट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h/2π, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, ये आपको समझ आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम L होता है, दैट विल बी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट R इंटू पी, R क्रॉस पी। R क्या है रेडियस, P क्या है मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B या R क्रॉस P, तो R क्रॉस mv, RmV साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज 1, L इज इक्वल टू mvr। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। बेसिकली ये कंडीशन बोहर ने रखी थी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अ डेफिनेट एनर्जी लेवल इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी डेफिनेट एनर्जी लेवल में घूम रहा है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा, ना ही वो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में है, ठीक है, डेफिनेट एनर्जी ले है उसका, तो वो ना तो वो एनर्जी गेन करता, ना ही एनर्जी लूज करता, वो फिक्स रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट, द एनर्जी इज emitted or absorbed only when the electron jumps from the one energy level to another. That is most important. कि इलेक्ट्रॉन सपोज देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट मैंने बनाया, यहाँ पर पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है।
अब ये अपनी दूसरी सेल में जाना चाहता है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तब जाएगा, या तो एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है। अब बाहर वाली में है तो एनर्जी लूज या गेन करके अंदर वाली में आएगा। सो अब आप देखो ये पहली वाली सेल है, इसका मैंने एनर्जी लिख दिया E1, इसका नंबर N1, बाहर वाली का E2, बाहर वाली की सेल का एनर्जी E2, इसका नंबर N2। तो इलेक्ट्रॉन अगर N1 से N2 में जा रहा है, N1 से N2 में, तो बाहर से कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, तब जाके कहाँ जाएगा, E1 से E2 में जाएगा, ठीक है ना। मीन्स N1 नंबर है, N1 से N2 या एनर्जी लेवल E1 से E2 में जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन एनर्जी डेल्टा E बराबर क्या बोल सकता हूँ, दैट इज ऑफ E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी हो गया। सो दिस इज एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर E2 से E1 में आना चाहे, E2 से कहाँ आना चाहे, E2 से E1 में आना चाहे, ये देखिए ये E2 में, ये देखिए E2 में पड़ा हुआ है, E2 से E1 में आना चाहता है, तो अब क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा बाहर और सीधे अपना अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए भी इमिटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पोस्टल्यूट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हालांकि इसका मैथमेटिकल पोर्शन अलग है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग आज इसको इधर ही पर कर रहे हैं वाइंड अप। बट अब हम यहाँ से जो कैलकुलेशन ये करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको हिंट दे दूँ आज थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट कल बात इसमें ये करेंगे। देखिए बोहर के मॉडल की सबसे खासियत क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस था पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे क्या घूम रहे थे, बाहर पे इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, क्या है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब न्यूक्लियस पे क्या होता है, देखो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, मींस एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब क्या होगा कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जब ये इसमें घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी जनरेट करेगा। भाई जैसे दो चार्जेस के बीच में होता है ना, सपोज आपके पास दो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इनके बीच में क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। अब जब उसी तरीके से इसके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा जो सेंटर की तरफ को लगेगा। जैसे आप लोग झूले में ये में घूमते हैं ना, तो जब टॉप की सीट से नीचे को आते हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ को एक फोर्स भी लगता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो भी यहां पर क्या होगा, F इज इक्वल टू mv² ओवर r, ठीक है। तो ये तो होगा, कूलम्बिक फोर्स भी लगेगा, F सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह देंगे। तो ओवरऑल यहीं से एक नई चीज निकल के आएगी बोहर्स के मॉडल में, उसको हम लोग कैलकुलेशन उसका रेडियस भी निकालेंगे बोहर्स ऑर्बिट का, उसकी एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 6 सीरीज पे करेंगे बात, लाइमन, बामर, पास्चन, फ्रैकेट, फंड, हेम्प्री, और साथ में रिडबर्ग कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, बट उससे पहले आपको बोहर का मॉडल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ फिर से रिवाइज इसको मतलब नोट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसके बेसिक पोस्टल्यूट्स क्या है। सो कंसिडर योर बुक, ट्राई टू डू द डेरिवेशन फ्रॉम योर सेल्फ, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा कवर अप भी कर लें पूरा बोहर्स एटॉमिक मतलब मॉडल, तो हम उसके बाद आगे करेंगे बात। सो टिल देन इसको मतलब पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज भी करिए, इसको अच्छे से नोट्स में ऐड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कुछ कैलकुलेशन की। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।